सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। ये ना सिर्फ दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है बल्कि इस मुल्क में लिटरेसी रेट भी 99% है और ये दुनिया की हैप्पीएस्ट नेशन भी मानी जाती है, जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल और एक एवरेज लाइफस्टाइल से अबव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की। आयरलैंड दोस्तों दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। आयरलैंड की इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि आयरलैंड दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कुछ ही सालों में बन जाएगा। लेकिन आयरलैंड की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है? ना तो उसके पास दूसरे ममालिक जैसे ऑयल रिसोर्सेज हैं और ना ही उसके पास ऐसा कोई दूसरा एडवांटेज है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा और इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आयरलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था। वो मुल्क जहाँ पर भूख का राज था, जहाँ के लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरसा करते थे, जहाँ 10 लाख लोग सिर्फ भूख से मर गए। वो मुल्क कैसे इतनी तरक्की कर गया कि आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल तो है ही बल्कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी बनने जा रहा है। ये इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, इस राज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी में, जब आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। तब आयरलैंड में जिंदगी बसर करना इंतहाई दर्दनाक और मुश्किल था। ब्रिटिश एम्पायर के नीचे होने की वजह से आयरलैंड के लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता था। उन लोगों को थर्ड क्लास लोगों में गिना जाता था, क्योंकि उस वक्त आयरलैंड की इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट थी, यानी खेतीबाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थी, क्योंकि आयरलैंड के लोग सिर्फ एक ही चीज की खेती किया करते थे, वो थे आलू। आयरलैंड के 99% लोग आलू की ही खेती किया करते थे। खेती ही एक ऐसी खेती थी जिसने आयरलैंड को उस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल किया हुआ था और साथ ही साथ आयरलैंड की पॉपुलेशन भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि आलू आयरलैंड की हर फैमिली का मेन फूड सोर्स बन चुका था। इसलिए आयरलैंड के लोगों ने कभी दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि आलू की खेती करना बहुत ही आसान था और ये कहीं भी की जा सकती थी। और ना सिर्फ कहीं भी की जा सकती थी बल्कि ये बड़ी क्वांटिटी में भी की जा सकती थी। यही वजह थी कि आयरलैंड के लोगों ने कभी किसी दूसरे सोर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये चीज उनके लिए गले का फंदा बन गई, क्योंकि उस वक्त पूरे का पूरा आयरलैंड सिर्फ एक ही खाने पर डिपेंडेंट था, यानी आलू पर डिपेंडेंट था। इसलिए जब आलू की फसलें खराब होना शुरू हुई तो पूरी की पूरी कौम भूख और अफलास में डूबना शुरू हो गई। हजारों और लाखों की तादाद में लोग भूख से मरना शुरू हो गए। ये वाकया आयरलैंड के लिए इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि आयरलैंड आज तक इस वाकये को नहीं भूल पाया और ना ही अपने आप को इस वाकये से ऊपर ला पाया है। हंगर तो कुछ समय बाद खत्म हो गया, लेकिन आयरलैंड अपने आप को इस वाकये से ऊपर नहीं ला पाया। ये कहत दोस्तों 1845 से लेकर 1855 तक चला। तब आयरलैंड की आबादी अच्छी खासी कम हुई, जिसमें 10 लाख लोग सिर्फ भूख से मर गए और 20 लाख लोग दूसरे ममालिक में माइग्रेट कर गए और ज्यादातर लोग अमेरिका चले गए। उस वक्त अमेरिका में आज तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली माइग्रेशन हुई थी, जिसमें 80 to 90% लोग आयरिश लोग थे, यानी जो आयरलैंड से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। फिर आया दोस्तों साल 1922, जब आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आजादी हासिल कर ली। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद, तकरीबन 10 साल बाद, आया यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन और इसका असर डायरेक्टली आयरलैंड पर हुआ, जिसकी वजह से आयरलैंड की इकोनॉमी एक तो पहले ही खराब थी और दूसरा ग्रेट डिप्रेशन होने की वजह से आयरलैंड की इकोनॉमी बिल्कुल ही दब गई। क्योंकि आयरलैंड ने हाल ही में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल की थी, इसीलिए ब्रिटिशर भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। हालांकि इस पूरे ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमी से इफेक्ट हुई थी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी, लेकिन एक नेशन ऐसी थी जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई थी और वो थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अपनी पॉलिसीज और नेशनलाइजेशन की वजह से अपने आप को ग्रेट डिप्रेशन से सेव कर पाया था और इन्हीं हालातों वाकयात को देखते हुए आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन के पैटर्न को कॉपी करते हुए वही सारी पॉलिसीज अपने मुल्क में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू की। यानी उन्होंने जितनी भी बड़ी कंपनीज थी उनको नेशनलाइज करना शुरू किया और इम्पोर्ट्स को बंद कर दिया, ताकि लोकल कंपनीज को प्रमोट किया जा सके और आयरलैंड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे लाया जा सके। लेकिन आयरलैंड की इकोनॉमी पर इस सब का उलट असर हुआ, जहां पर होना ये चाहिए था कि आयरलैंड की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाती, बल्कि आयरलैंड की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाने की बजाय मजीद और नीचे आना शुरू हो गई। देखिए दोस्तों, आयरलैंड की इकोनॉमी एक तो पहले ही इतनी बुरी हालत में थी, दूसरा इम्पोर्ट बंद करने की वजह से रॉ मटेरियल और ज़्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि आयरलैंड में ना तो कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री थी पहले से जो कुछ मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकती
और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती, और ना ही उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनको यूटिलाइज करके वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। तो हुआ ये कि आयरलैंड की इकोनॉमी मजीद खराब होना शुरू हो गई और ये फैसला आयरलैंड के लिए गले का फंदा बन गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आयरलैंड के लिए हालात इस कदर मुश्किल हो गए कि मजीद 5 से 8 लाख लोग दोबारा से माइग्रेट कर गए और आयरलैंड मानो खाली हो गया। आयरलैंड न सिर्फ गरीब हो रहा था बल्कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा था और आयरलैंड की इकोनॉमी अनइमेजिनेबल तरीके से क्रैश कर गई। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह समय बदलता जरूर है और सदा हालात एक जैसे नहीं रहते। इसी तरह 1960 में आयरलैंड के प्रेसिडेंट शॉन लेमेस, उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर, जिनका नाम टीके व्हिटेकर था, उनके साथ मिलकर एक नई पॉलिसी पर काम किया। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी पर काम किया जो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि आयरलैंड की तकदीर बदलने वाली थी। उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बाहर की कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका दिया और उन पर से सभी तरह के टैक्सेस हटा दिए गए और जो भी उन्होंने अपने मुल्क में कंपनीज को नेशनलाइज किया था, उन कंपनीज को दोबारा से प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बाद आयरलैंड ने इंपोर्ट्स भी ओपन कर दी और साथ ही साथ आयरलैंड ने एक ऐसा फ्री जोन भी बनाया जहां पर कोई भी कंपनी या कोई भी इन्वेस्टमेंट पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। उस फ्री जोन में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया और साथ ही साथ एक एयरपोर्ट भी बनाया गया ताकि पूरी दुनिया को आयरलैंड के साथ कनेक्ट किया जा सके। आपने इस फ्री जोन के बारे में पहले भी सुना होगा। ये वही फ्री जोन है जो दुनिया का पहला टैक्स फ्री जोन माना जाता है, शेनन फ्री जोन। और यही वो पॉलिसी थी दोस्तों जिसने आयरलैंड की तकदीर को बदल कर रख दिया और आयरलैंड को 6 से 7 सालों में इकोनॉमिकली इतना ज्यादा स्टेबल कर दिया कि पूरी दुनिया आयरलैंड को देखकर हैरान हो गई। आयरलैंड का शेनन फ्री जोन तो मानो ट्रेडर्स के लिए जन्नत से कम नहीं था, जहाँ पर दूसरे ममालिक ने भर भर के टैक्स लगा रखे थे और फॉरेन ट्रेडर्स पर तो ये घेरा और भी ज्यादा तंग था। वहीं शेनन फ्री जोन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए एक जन्नत साबित हो रहे थे। इसीलिए दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज ने आयरलैंड के शेनन फ्री जोन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सी बड़ी कंपनीज ने अपने सेटअप्स को आयरलैंड में सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन आयरलैंड यहीं पर नहीं रुका। इकोनॉमिकली स्टेबल होने के बाद आयरलैंड का अगला टारगेट था पूरे आयरलैंड में फ्री एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके लिए उन्होंने 1967 में फ्री एजुकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जहां पर ग्रेजुएशन तक सारे तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती थी। यहाँ तक कि किताबों का खर्चा भी गवर्नमेंट ही पे करती थी। आयरलैंड के हालात डे बाय डे बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे, लेकिन आयरलैंड की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली और 1970 की दहाई में ऑयल सैंक्शंस लगने की वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस में चली गई और खास तौर पर वेस्टर्न ममालिक की सारी इकोनॉमीज ड्रॉप होने लगी। बैंक्स डिफॉल्ट करने लगे, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, कंपनीज बंद होने लगी और हालात और भी ज्यादा नाजुक होने लगे थे। लेकिन इस बार आयरलैंड ने अपने आप को तैयार कर रखा था और आयरलैंड ने उन क्राइसिस से बहुत ही ज्यादा समझदारी से निपट लिया। आयरलैंड ने अपने मुल्क में कुछ ऐसे लॉज पास किए जिससे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई। आयरलैंड ने अपने मुल्क में इनकम टैक्स को 20% से कम करके 8 to 10% कर दिया। इसी के साथ साथ आयरलैंड ने अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को और ज्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी और बड़ी कंपनीज के लिए आयरलैंड एक फ्रेंडली बिजनेस जोन बन गया और इसी वजह से आयरलैंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने लगे और यूं आयरलैंड ट्रांसफॉर्म होने लगा। इसके बाद आया साल 1993 जब यूरोपीय यूनियन ने एक सिंगल मार्केट अनाउंस की, जिसकी वजह से आयरलैंड तो मानो पूरी दुनिया के लिए एक ओपन मार्केट बन गया। फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट और टैक्स फ्री जोन होने की वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने ऑफिसेज और अपनी कंपनीज आयरलैंड में सेट करने लगे। ये एरा आयरलैंड के लिए गोल्डन एरा था, जब आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भंडार था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 2 या 3% से बढ़कर 50 से 60% तक चली गई और आयरलैंड में खरबों डॉलर आने लगे, क्योंकि टैक्स फ्री जोन होने की वजह से किसी भी कंपनी को वहां पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और इनकम टैक्स भी 20% से कम होकर 8 से 10% ही रह गया था। सैलरीज ज्यादा थी और लोगों की परचेज पावर भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए आयरलैंड डे बाय डे तरक्की कर रहा था। क्योंकि लोगों की परचेज पावर बढ़ने की वजह से लोग ज्यादा स्पेंड करते थे। ज्यादा स्पेंड करने की वजह से डिमांड ज्यादा क्रिएट होती थी और डिमांड ज्यादा क्रिएट होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ती थी। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कंपनीज
यहाँ पर इन्वेस्ट करती थी और यूं ये साइकिल चलता गया और गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया कि उसने आयरलैंड का नक्शा ही बदल दिया। आयरलैंड ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने मॉडर्न हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा काम किया और उससे अगले 10 सालों में आयरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल हो चुका था और आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा हो गई थी। जी हाँ, वही ब्रिटेन जिसने आयरलैंड को एक थर्ड क्लास नेशन के तौर पर ट्रीट किया और उस पर 100 साल से भी ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करते रहे। आयरलैंड ने अपने आप को स्टेबल करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे वो भूख और गरीबी से निकलकर दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क आयरलैंड की तरह तरक्की करे और उसी की तरह सोचना शुरू करे। उम्मीद है दोस्तों हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।